नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहा। तो अभी आपने राहुल गांधी को लोकसभा में गरजते हुए देखा होगा। राहुल गांधी आज ऐसा गरजे और उन मुद्दों पर उन्होंने बात की जो तमाम मुद्दे, देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, उन सब पर सरकार को घेरा और ऐसे घेरा और इस तरह से घेरा कि गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और पूरा का पूरा बीजेपी का जो अमला है वो उठ खड़ा हुआ। सबको जवाब देने के लिए राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया। पूरी की पूरी बीजेपी तिलमिला उठी और उन तमाम मुद्दों पर जवाबदेह सरकार को बनाया राहुल गांधी ने और वो तमाम सवाल पूछे, उन तमाम मुद्दों को उठाया जो फिलहाल देश में ज्वलंत हैं। उन्होंने लोकसभा में किस तरह से बीजेपी 240 पर सिमट गई है, अयोध्या में उनकी हार, राम मंदिर से लेकर जिस तरह के वो तमाम हिंदुओं के कस्टोडियन बने घूमते हैं, उस सब को लेकर उन्होंने वार किया है। उन्होंने बताया कि भगवान शिव की आइडियोलॉजी क्या है और भगवान शिव को क्यों माना जाता है और उनकी तमाम मुद्राएं और जो भी कुछ उनके साथ है, चाहे उनके उनके बदन पर वो नाग हो और तमाम चीजें, उन सबको उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन्होंने इस्लाम की बात की, उन्होंने गुरु ग्रंथ की बात की, उन्होंने कुरान की बात की, उन्होंने क्रिश्चियनिटी की बात की, उन्होंने बाइबल की बात की, यानी कि उन्होंने तमाम धर्मों के में क्या कहा गया है, सच को लेकर और डर को लेकर उस सब के बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने मुसलमानों के मुद्दे उठाए, उन्होंने अल्पसंख्यकों के मुद्दे उठाए, उन्होंने अग्निवीर का मुद्दा उठाया, नीट का मुद्दा उठाया और हर उस मुद्दे पर जिस पर सरकार को घेरा जाना चाहिए, उन तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी ने आज जमकर वार किया है। आज असल में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को यह पता चल गया होगा, राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक, और खासतौर पर लोकसभा की मैं बात कर रही हूं, मैं राहुल गांधी की बात कर रही हूं कि नेता प्रतिपक्ष आखिर होता कैसा है। और जब विपक्ष मजबूत होता है तो जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि तलवार की नोक पर उसे रखना चाहिए सरकार को, और आज वही प्रधानमंत्री को शायद ये अंदाजा या फिर ये एहसास या एक्सपीरियंस उन्होंने जरूर कर लिया होगा कि जब विपक्ष मजबूत होता है तो कैसे सरकार को तलवार की नोक पर रखता है। आज राहुल गांधी ने अग्निवीर से लेकर तमाम मुद्दों पर उन्होंने सरकार को घेरा है और सरकार की एक तरह से कलई खोल कर रख दी है। जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो फिलहाल महुआ मोइत्रा लोकसभा में बोल रही हैं और आपको पता है कि जब वो बोलती हैं तो फिर वो किस तरह से बोलती हैं। और जब वहां से प्रधानमंत्री उठकर जाने लगे तो उन्होंने कहा कि आप मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 2 बार आए, थोड़ी देर के लिए तो रुक जाइए मुझे सुनने के लिए, डरिए मत। तो डरो मत का जो नारा राहुल गांधी ने गढ़ा है, वो डरो मत का नारा अब किस तरह से पूरे विपक्ष के लिए एक नारा बन गया है। अब तक आपने मोदी मोदी के नारे आपने लोकसभा में सुने होंगे, लेकिन आज राहुल के नारे लोकसभा में सुनाई दिए। बार बार हर बार जब भी घेरा राहुल गांधी ने सरकार को, और खासतौर पर हिंदुत्व के उनके नैरेटिव को, खासतौर पर जो हिंदुत्व के और हिंदुइज्म के और हिंदुओं के जो कस्टोडियन बने घूमते हैं, उनको लेकर जब वार किया तो आप देखिए पूरी बीजेपी नहीं तिलमिलाई, बल्कि बार बार उनको रोका गया, चेयर से उनको रोका गया। तमाम जो सरकार में बैठे मंत्री हैं और जो एमपीज चुनकर आए हैं, उन सब ने राहुल गांधी को बार बार रोका, क्योंकि उनकी समझ नहीं आ रहा था कि राहुल गांधी के इन सवालों का जो लगातार वो सरकार पर वार कर रहे हैं, उनका वो कैसे जवाब दे। पहली बार पता चल रहा है कि आप भले ही उस तरफ बैठे हो, सरकार आपने बना ली हो, लेकिन इस तरफ बैठे हुए यानी कि विपक्ष में बैठे हुए लोग कैसे आपसे ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं और सरकार से ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। आज ये बखूबी पता चल गया होगा नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को। अब तक वो मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी बोलते थे, लेकिन अब उनको एनडीए की सरकार ये सब कुछ बोलना पड़ रहा है। आरएसएस से लेकर हर उस चीज पर जिस पर सरकार को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। ये विचारधारा की लड़ाई है, संविधान लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, और कैसे अयोध्या से लेकर वाराणसी तक लोगों ने उनको नकारा है। ये भी कहा कि वाराणसी में जान बचाकर आए हैं, बचकर निकले हैं नरेंद्र मोदी, और कैसे अयोध्या में उनकी
उनके पूरे के पूरे उस आडंबर को, उस पूरी की पूरी उनकी राजनीति को धराशाही कर दिया, वो भी एक दलित चेहरे ने। यहाँ पर बात वो आप देशवासी की कर रहे थे। एक छोटी सी बाइट है राहुल गांधी की, वो मैं आपको सुनवाना चाहूंगी और फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि आज राहुल गांधी का ये भाषण आगे आने वाले कितने वक्त तक याद किया जाएगा। और अभी नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सब लोग जवाब देंगे, तो वो किस तरह से इस पर जवाब देते हुए नजर आएंगे, वो भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। सुनिए आप राहुल गांधी को, फिर मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगी। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भूपेंद्र यादव जी, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। तो जमकर लताड़ा राहुल गांधी ने कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, वो हिंदू समाज के ठेकेदार नहीं है। और यहाँ पर आज बहुत अच्छे से सबक सिखा दिया है राहुल गांधी ने, सबक दे दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ कहना देश के खिलाफ नहीं है, ये भी बहुत अच्छे से आज बता दिया कि हिंदू समाज और देश के खिलाफ नहीं है अगर हम एक पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं या उससे सवाल पूछते हैं। और इन तमाम मुद्दों पर आज जिस तरह से राहुल गांधी ने आड़े हाथों लिया है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को, पूरी बीजेपी बुरी तरीके से तिलमिला गई है। ऐसे तिलमिला उठी है कि उनको जवाब देते नहीं बन रहा है। बीच बीच में नरेंद्र मोदी उठे, गृह मंत्री उठे, रक्षा मंत्री उठे, कृषि मंत्री उठे, तमाम एमपीस उठ के बीच में शोर मचा रहे थे। और कुछ खुद सभापति भी आपने देखा कि कैसे सरकार को एक तरह से डिफेंड ही करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी रुके नहीं और लगातार उन्होंने सबके जवाब दिए। इस पर आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। स्क्रीन पर मेहमानों को ले आइए। अभी मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री जी जुड़ गए हैं और अब से कुछ ही देर में प्रोफेसर रविकांत भी मेरे साथ जुड़ेंगे। हेमंत अत्री जी, नेता प्रतिपक्ष कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, और जब विपक्ष मजबूत होता है तो वो सरकार को तलवार की नोक पर ही रखता है, जो खुद मोदी ने कहा था एक इंटरव्यू में तलवार की नोक पर रखना चाहिए। आज उनको इसका अंदाजा हो गया होगा। हिंदुओं के कस्टोडियन होने से लेकर और आरएसएस हिंदुओं की कस्टोडियन नहीं है, इससे लेकर तमाम जो धर्म से लेकर हर तरह की जो राजनीति है और तमाम देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन सब पर राहुल गांधी ने आज ऐसा घेरा है कि प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री, कृषि मंत्री और तमाम कैबिनेट उठ खड़ी हुई। आज की जो ये पूरी बहस हुई है अब तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को और उनके पूरे सिस्टम को जिस तरीके से सीधे निशाने पर लिया है, ये मोदी के 10 साल के कार्यकाल पहले वाले में और अब इसमें, अब तक ये ना भूतो है ना भविष्य में। और इसका सबसे बड़ा कारण है लोकसभा का बदला हुआ गणित। जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज लीडर ऑफ अपोजिशन के पूरे भाषण के दौरान ना केवल मौजूद रहे खुद व्यक्तिगत तौर पे, जो बहुत ही रेयर और रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, वो आमतौर पर बोलना पसंद करते हैं, सुनना पसंद नहीं करते, सारा देश जानता है इस बात को। जिस तरीके से उन्होंने पूरा भाषण सुना, और कमाल की बात ये हुई, आज आपने पहली बार देखा होगा कि मोदी जी बीच में 2 बार खड़े हुए और दोनों बार उन्होंने क्या इंटरवेंशन की। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी डर और हिंसा फैलाती है। ये कोट अनकोट संसद के रिकॉर्ड के अंदर है, आप सारी क्लिपिंग्स निकाल के देख लीजिए। मोदी जी ने क्या कहा कि आप सारे हिंदू समाज को हिंसा फैलाने वाला बोल रहे हो। वो भाजपा को कह रहे हैं, वो मोदी को कह रहे हैं, वो आरएसएस को कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं कि आप हिंदू समाज को कह रहे हैं। और कमाल देखिए, राहुल गांधी का भाषण खत्म हुए अभी 20 से 25 मिनट हुए हैं और इस देश की पूरी आईटी सेल इंक्लूडिंग यूर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने मोदी की वही लाइन पकड़ ली है कि हिंदू समाज को हिंसक कहा है। आप ट्वीट देखिएगा। ये है इस सरकार का नैरेटिव बिल्डिंग। जब आपके पास अपनी डिफेंस में कहने के लिए कुछ नहीं है तो आप घटिया चीजों पर उतर आते हैं। और ये शुरुआत किसने की? खुद प्रधानमंत्री खड़े हुए। राहुल गांधी ने कहीं ये नहीं कहा कि हिंदू समाज हिंसा फैलाता है, डर फैलाता है, नफरत फैलाता है।
प्राइम मिनिस्टर खुद इंटरवेंशन कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि देखिए ये हिंदू समाज को हिंसक बता रहे हैं, जबकि दैट वाज नॉट द केस। और उसके बाद की जो पूरी स्थितियां हैं, दो तीन चीजें बड़ी साफ हुई बुशरा जी आज, अगर आप नटशेल में बात करेंगी। एक तो जो प्रधानमंत्री की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ना, वो आज बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई है। ये आप मानना पड़ेगा आपको कि प्रधानमंत्री को खुद 2 बार इंटरवीन करना पड़ा। ये अलग बात है कि उनकी इंटरवेंशन इफेक्टिव नहीं थी, वो फार्स थी, और वो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट संसद के पटल पर दिखाना चाहते थे, जबकि हिंदुओं की तो बात ही नहीं थी। वो तो बात बीजेपी की थी, वो तो बात आरएसएस की थी कि वो भय बेचते हैं, डर बेचते हैं, विभाजन करते हैं। वो सारी बातें उन पर थी, और मोदी जी ने उसको क्या ट्विस्ट किया कि देखिए हिंदुओं को हिंसक कह रही है। पहली बात कि पीएम को पूरा भाषण सुनना पड़ा, 2 बार खुद इंटरवीन करना पड़ा, बेशक वो इफेक्टिव इंटरवेंशन नहीं थी और वो फार्स थी, इसको कहने में कोई शक नहीं है, आप कोट अनकोट निकाल लीजिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, आज जिस तरीके से विपक्ष आक्रामक था, राहुल गांधी ने शायद पिछले 10 साल का ऐसा कोई मुद्दा नहीं छोड़ा जिसपे सरकार की खाल नहीं उतारी। आज हर एक मुद्दे पर, नोटबंदी से लेकर के, अविनाशी जी से लेकर के, नॉन बायोलॉजिकल से लेकर के, हर उस मुद्दे पर उन्होंने हिट किया जहां वो हर्ट करता है, और वो सीधा सीधा मोदी जी की बड़बोलेपन पर हिट करता है, उनकी नीतियों पर हर्ट करता है और उनकी कार्यशैली पर हर्ट करता है। टू दैट एक्सटेंट उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी वालों डरो मत, आपके तो कैबिनेट मंत्री भी डरते हैं, आप सांसद भी डरते हैं, सारी पार्टी डरती है। तो उन्होंने आज कहीं ना कहीं उनकी दुखती रग, ना केवल देश की दुखती रग पकड़ी है, बल्कि बीजेपी की भी दुखती रग पकड़ी है। और जिस तरीके से बीच में कभी राजनाथ सिंह खड़े होते थे, कभी अमित शाह बार बार खड़े होते थे, और बाद में तो कमाल ही हुआ, जब राहुल गांधी का भाषण खत्म हो गया तो अमित शाह खड़े हुए और उन्होंने स्पीकर को रूल दिखाते हुए कहा कि इन सारी बातें जो कही गई हैं, इनको ऑथेंटिकेट कराने के लिए कहिए आप लीडर ऑपोजिशन को। वो तो स्वाभाविक है, वो कहेंगी। जिस तरीके से आज पूरी ये तकरीर हुई, आपने देखी पूरी बुशरा जी, ऐसी तकरीर बहुत लंबे समय बाद देखी गई। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या क्या इसमें हुआ, एक तो जो कि जितना भी राहुल गांधी बोले हैं, जितनी देर भी, 1.5 से पौने 2 घंटे के आसपास, पूरे टाइम अपोजिशन को, जो लीडर ऑफ अपोजिशन को किस तरीके से हैकल किया गया, बोलने नहीं दिया गया। कभी स्पीकर बीच में इंटरवेंशन करते थे, कभी एमपी शोर मचाते थे, कभी रक्षा मंत्री, कभी गृह मंत्री, कभी खुद प्रधानमंत्री इंटरवीन करते थे। तो क्या अब जब प्रधानमंत्री जवाब देंगे अभिभाषण का, आपको क्या लगता है कि विपक्ष इनको ऐसे ही जाने देगा क्या? तो हंगामे की भूमिका लिख दी गई है। जो एक पटकथा होती है ना, कि जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहा है आप उसको नहीं बोलने दे रहे हैं, तो आपको कौन बोलने देगा? या आपकी जब आप बोल रहे होंगे तो आपके में शोर शराबा होगा। दिस इज अनफॉर्चुनेट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिस चीज को अभी तक बीजेपी बुनाती आई है, वो है धर्म। आज राहुल गांधी ने उस धर्म की भी व्याख्या कर दी, चाहे वो हिंदू धर्म था, चाहे मुस्लिम धर्म था, चाहे सिख धर्म था, चाहे क्रिश्चियन धर्म था, वो अभय मुद्रा के जरिए या तमाम उनकी प्रीचिंग्स के जरिए। वो जो पूरा भाषण था उन पे आप अगर आप देखेंगी, पहला था भय, जो इस सरकार की यूएसपी है, जो ये सरकार भय ही बेचती आई है 10 साल से, कोई भी हो जाए। दूसरा था सच्चाई, जो सरकार इस सच्चाई से ही सबसे ज्यादा डरती है, सच्चाई और तथ्यों पर ये सरकार कभी बात नहीं करती। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो वो बार बार कह रहे थे, कि संविधान के प्रति आपकी निष्ठा या देश के प्रति आपकी निष्ठा। तो कोई भी एक ऐसा सवाल, जैसे मणिपुर की बात आई, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को सांप सूंघ गया। किसान आंदोलन के ऊपर उन्होंने जरूर इंटरवेन करने की कोशिश की। शिवराज चौहान की स्टेटमेंट में मुझे हंसी आ रही थी जब वो इंटरवेंशन कर रहे थे, कि राहुल गांधी गलत कह रहे हैं और किसानों को लागत प्लस 50% मुनाफा दे दिया गया है एमएसपी को। अगर वो दे दिया गया है तो किसान क्यों बैठे हुए? तो शिवराज चौहान, जो मोदी के सबसे बड़े भुक्तभोगी और पीड़ित रहे, इतना बड़ा वो बहुमत मिलने के बाद भी उनको सीएम नहीं बनाया, अब कृषि मंत्री बनाए गए हैं दिल्ली में, और वो गलत तथ्यों के साथ। वो बताएं कौन सी लागत थी जिसके ऊपर 50% मुनाफा दे दिया गया, वो फार्मूला कौन सा दिखाया, बताना चाहिए उनको देश को। वो संसद के पटल पर ये बात कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें बुशरा जी आज ऐसी हुई हैं, जो कहते हैं ना अंग्रेजी में, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। तो आने वाले समय का ये परिचायक है कि मोदी जी की राह इस तीसरी टर्म में आसान नहीं रहने वाली है। वो तथ्यों पे भी गिरेंगे, वो नीतियों पे भी गिरेंगे, वो अपने बड़बोलेपन पर भी गिरेंगे। और आज आपने राज्यसभा में कमाल देखा कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं, खड़गे साहब ने क्या कहा कि उन्होंने जायब लिया और चेयरमैन समझ नहीं पाए। स्पीकर साहब ने, खड़गे साहब ने कहा कि आप अपने वोट बैंक के सामने मुजरा कीजिए, और जो चेयरमैन थे वो भड़क पड़े। उन्होंने कहा कि दिस इज डेफेमेटरी, दिस इज डेरोगेटरी।
तो खड़गे साहब ने कहा ये मेरी भाषा नहीं है, ये प्रधानमंत्री की भाषा है। तो आज दोनों ही सदनों के अंदर सरकार की बढ़िया तसल्ली से सेवा की गई है और उन्हीं मुद्दों पर, उन्हीं बड़बोलेपन पर, उन्हीं सारी बातों पर जो प्रधानमंत्री जिसको अब तक अपनी रिस्ट पे पहन के घूमते थे वो आज एक्सपोज हो गया। और एक्सपोज भी इस एक्सटेंट तक हो गया कि शिवजी की प्रतिमा वो जो फोटो दिखाने पर भी स्पीकर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। वो ये कहें कि मत दिखाओ तो समस्या है और दिखाने दे तो समस्या है। बीजेपी वाज कंप्लीटली ऑन बैकफुट। तो आज भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से ऑफ गार्ड पकड़ी गई बुशरा जी, और ऐसी बातों पर पकड़ी गई जो उन्होंने सोचा नहीं था अभी तक। आज अब कमाल देखिए, राहुल गांधी ने जब अपना भाषण समाप्त किया तो उन्होंने कड़वाहट दूर करने की कोशिश की एज ए स्टेट्समैन पॉलिटिशियन। उन्होंने कहा कि हम शत्रु नहीं हैं, हम हर चीज पे आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप मुझे आधी रात बुलाओ तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। और आपको 240 सीट मिली है, आपकी सरकार है, हम खुश हो या ना हो लेकिन हम आपको बधाई देते हैं। इसके बावजूद भी उनको ये कहना पड़ा कि बधाई तो ले लीजिए। तो एक पॉजिटिव नोट पर खत्म किए गए भाषण पर भी बीजेपी की जो कटुता है वो खत्म नहीं हुई। खुद गृह मंत्री खड़े हुए और स्पीकर को कहा कि साहब जो कुछ एलओपी ने कहा है उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए। वो तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी है कि ऑथेंटिकेशन तो करना ही पड़ेगा जो कुछ आपने कहा। लेकिन ये दिखाता है भाजपा की मनस्थिति कि कैसे वो पहली बार डिफेंसिव पे दिखी, कैसे पहली बार मोदी को पूरे टाइम बैठना पड़ा, कैसे उनकी फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन नहीं, पूरी कंप्लीट पार्लियामेंट्री पार्टी को डिफेंसिव पर आकर के जवाब देने की कोशिश करनी पड़ी। मोदी जी को कभी आपने किसी दूसरे के भाषण में इंटरवीन करते हुए नहीं देखा होगा। ये एक बहुत बड़ी चीज हुई है। ये आने वाले दिनों का संकेत है। जी बिल्कुल, आज आने वाले दिनों का संकेत पूरी तरीके से देखने के लिए मिल गया और इंतजार था कि जब राहुल गांधी बोलेंगे एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान के बाद तो वो कैसे बोलेंगे। और आज हमने देखा कि जब राहुल गांधी बोले तो वो बोले नहीं बल्कि गरजे, और ऐसे गरजे कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी तिलमिला उठी है। उनके पास जवाब देते नहीं बन रहा है। वो बार बार अपने डिफेंस में उठते हैं, कभी रक्षा मंत्री उठते हैं, कभी गृह मंत्री उठते हैं, खुद प्रधानमंत्री 2 बार, कृषि मंत्री और पूरा का पूरा जो उनका कैबिनेट है, पूरे तमाम जो 240 उनके एमपी हैं, सब एक तरह से तिलमिला उठते हैं, लेकिन कोई जवाब उन्हें देते नहीं बनता है। आज कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जो राहुल गांधी ने ना उठाया हो, चाहे वो युवाओं का है, महिलाओं का है, लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का, धर्म के नाम पर होती राजनीति का, किस तरह से राम मंदिर के नाम पर जो राजनीति की गई उसको एक दलित चेहरे ने कैसे धराशायी कर दिया, कैसे बचकर निकले हैं नरेंद्र मोदी 1.5 लाख से जीतकर। हर उस चीज पर हेमंत जी आज वार किया है जो कि बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला है। और जो सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली बात है उसमें अयोध्या का एग्जाम्पल, उसमें वाराणसी के बचकर निकले हैं, उसमें ये कि आप हिंदुओं के कस्टोडियन नहीं हैं, हिंदुओं के कस्टोडियन बनना बंद करिए। आरएसएस का मतलब पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी का मतलब पूरा हिंदू समाज नहीं है, और बीजेपी और का मतलब पूरा देश भी नहीं है। कि अगर आप सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप देश को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं बल्कि आप सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और आज जो आईना दिखाया गया है, अब हेमंत जी बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ रही होगी नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट को कि जवाब कैसे दें। वो उनके तो जो भाषण राइटर है वो सैकड़ों की संख्या में बैठे हैं, वो ऑलरेडी उस काम पे लग गए होंगे। सवाल बुशरा जी वो नहीं है। सवाल ये है कि जो चीज आप बोलने वाले हैं उससे पहले जो कुछ आज हुआ सदन के अंदर और पूरे देश ने वो देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कंप्लीटली ऑफ गार्ड थी और डिफेंसिव पे थी। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। अब मोदी जी जिस तरीके से, आपको पता है ना, मोदी जी कभी तथ्यों पर तो बात करते नहीं, वो कंप्लीट लफाजी होगी। उनकी जो ट्रेडिशनल स्टाइल है वो कंप्लीट लफाजी, तथ्यों से परे, और एक खास तरह का नैरेटिव होता है, उनको वही सूट करता है। प्रधानमंत्री जी के बारे में आज क्या क्या कहा गया दोनों सदनों में, उन्हीं के शब्दों से उनको घेरा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब उनको कहा गया कि प्रधानमंत्री जी को तो सीधा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से, वो तो नॉन बायोलॉजिकल है, उनकी शक्ल देखने लायक थी उस टाइम पर। और जब स्पीकर को बार बार आईना दिखाया जा रहा था कि साहब आपने देखिए मेरा फिर माइक बंद हो गया, फिर कैमरा हटा दिया, तो ये सारी बातें क्या है, इसको कहते हैं फुल थ्रॉटल अटैक अंग्रेजी में, कि चारों खाने पूरी भारतीय जनता पार्टी कंप्लीटली डिफेंसिव पे थी और अपोजिशन को आज वो चीज मिल गई। पहली बात तो वो संख्या बल मिल गया जिसके सहारे वो अटैक कर सकते हैं, और दूसरी वो तथ्यों पर आधारित वो आवाज मिल गई
जिसकी लंबे समय तक दरकार थी। अभी तक तो ऑपोजिशन को बोलने नहीं देते थे। आज जिस तरीके से इतनी लंबी तकरीर हुई है और एक एक बिंदु पर सरकार को घेरा गया है, मोदी जी का चेहरा पूरे भाषण के दौरान देखने लायक था, और वो राहुल गांधी ने पिन पॉइंट भी किया। बीच बीच में उन्होंने किया कि देखिए मोदी जी का ये है, मोदी जी का वो है। तो नहीं, इस बार जो मुस्कुराते भी मोदी, नहीं है, ये कहा कि हाँ, मुस्कुराते भी हाँ, नहीं है, अच्छे से हाँ, बात भी नहीं करते हैं, कांग्रेचुलेशन भी कहा गया तो वो भी नहीं लेते हैं, अब तो मुस्कुरा जाइए। तो ये तमाम जो जो कटाक्ष किए जा रहे थे, वो ऐसा लग रहा था बहुत तकलीफ दे रहे हैं नरेंद्र मोदी के हाव भाव और उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे से। एक गंभीर दिखना 24 घंटे और एक खास अंदाज में बैठना, वो उसको हिट कर रहे थे कहीं ना कहीं कि देखिए ये हंस भी नहीं रहे, मुस्कुरा भी नहीं रहे, इतने गंभीर हैं। और तमाम ऐसी बातें जो मोदी जी का कोई भी व्यक्ति होगा, आम जन सामान्य भी, जो उसने बातें कही हैं, अगर उसी पे उसकी खाल उतारी जाए तो स्वाभाविक है कि वो ज्यादा पीड़ा देती है। आज दोनों सदनों में वही हुआ है। खड़गे साहब ने भी वही किया मुजरे वाली बात को लेकर के, आरएसएस को लेकर के। मुझे ये बताइए कि आरएसएस के बारे में बोलना कुछ गलत है क्या? जो बात सरदार पटेल ने कभी कही थी वही बात तो लीडर ऑपोजिशन कह रहे हैं, और उस सारी बात को एक्सपेंड करवा दिया चेयरमैन साहब ने। तो ये क्या है, चेयर का भी रवैया है खास तौर पर। लेकिन इस बार ये चीजें आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। आप सदन के रिकॉर्ड से हटवा सकते हैं चीजों को, लेकिन लोगों की स्मृति से नहीं हटवा सकते। जब तथ्यों पर बात की जाती है और एक नैरेटिव के तहत बात की जाती है, तो अपोजिशन ने एक नैरेटिव बिल्ड किया है। मोदी जी अब इसका क्या जवाब देंगे सबको पता है, उसी हाई हेडेडनेस के साथ, उसी एरोगेंस के साथ। उन्हीं जैसे हिंदुओं वाला जो मैंने आपको बात कही, वो मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ कि पूरी बीजेपी ने उसको उठा लिया है कि देखिए हिंदुओं को हिंसक कह रहे हैं, जबकि उन्होंने कई हिंदुओं को हिंसक नहीं कहा। उन्होंने भाजपा को हिंसक कहा, आरएसएस को हिंसक कहा, मोदी सरकार को हिंसक कहा। और मोदी सरकार हिंदुओं की रिप्रेजेंटेटिव कब से होगी, या मोदी जी खुद कब से हो गए, या आरएसएस कब से ठेकेदार हो गया हिंदुओं का? तो यही तो बात उन्होंने कही। अब बीजेपी उसको अपने गोदी मीडिया के जरिए, आप देखिएगा उसका शाम तक क्या उसका बतंगड़ बनाएंगे। यही इनकी यूएसपी है, तथ्यों पर इनको बात ना करनी आती है ना ये करेंगे। और मोदी जी के जो जवाब आएगा उसमें आप देखिएगा कि उसमें जो कल आप जो वो बोलेंगे या आज शाम को बोलेंगे, तो उसमें जो डिस्कोर्स का लेवल है वो आप ऑब्जर्व कीजिएगा, वो इसको कहाँ लेकर के जाते हैं। जी बिल्कुल, जो एक मयार राहुल गांधी ने बढ़ाया है वो यहाँ तक लेकर आए हैं कि हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दों पर आपसे घेर रहे हैं, मुद्दों पर आप जवाब दीजिए। आपने जो पॉलिसीज बनाई हम उनको लेकर आपसे सवाल पूछ रहे हैं। महंगाई से देश तराही तराही कर रहा है, महिलाएं परेशान है, अग्निवीर परेशान है, युवा परेशान है, देश का हर वर्ग परेशान है। किस तरह से मुसलमानों को, माइनॉरिटीज के साथ जो कुछ हो रहा है उस सबको लेकर सवाल उठाए हैं राहुल गांधी ने आज, और जवाब तो अब सरकार को देना होगा। ये अब एक लकीर खींच दी गई है। प्रोफेसर रविकांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। राहुल गांधी के आज के भाषण को आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी ने एक ऐसी लंबी लकीर खींच दी है कि अब उससे लंबी लकीर खींचना बहुत मुश्किल होगा। बीच में प्रधानमंत्री उठकर कहा कि नेता प्रतिपक्ष को सीरियसली लेना ये यहाँ मतलब एक तरह का नियम है, या उन्होंने कहा कि प्रतिबद्धता है, मुझे लेना होगा। यानी कि उन्होंने एक बार और एक कोशिश की राहुल गांधी का मजाक उड़ाने की, जिस तरह से वो करते रहे, और फिर वहां बैठे उनके तमाम एमपीज जो है वो हंसने लगे। लेकिन उनका ये हंसना, उनका ये मजाक उड़ाना उन्हीं पर कैसा भारी पड़ रहा है वो राहुल गांधी ने आज बहुत अच्छे से सिखा दिया। उन्होंने बताया कि उनकी इमेज को कैसे तार तार किया गया। उन्होंने बताया कि कैसे करोड़ रुपए उनके ऊपर खर्च किए, उनके घर ले लिया गया, उनकी सांसदी ले ली गई, सब कुछ। मैंने आज देखा कि कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं था जो राहुल गांधी ने छोड़ा हो। आज कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी के इस भाषण को? क्या जवाब देते बनेगा प्रधानमंत्री को? क्या आपको लग रहा है वो तथ्यों पर बात कर पाएंगे? जो सवाल उनसे पूछे गए हैं, क्या वो तथ्यों पर आधारित जवाब दे पाएंगे? क्योंकि उनको तो आदत एक तरफा बात करने की और लफाजी की है। सवाल अगर पूछेंगे तो वो बेचारा क्या करेगा। अब राहुल गांधी मुद्दों पर बात कर रहे हैं जो मोदी जी ने कभी नहीं की, तो ऑब्वियस है कि जवाब भी नहीं आने। मोदी जी जिस भाषा में बोलते रहे हैं और जिस तरह से बोलते रहे, वो इस सदन के लिए अशोभनीय नहीं था और भारत की संसदीय परंपरा के लिए। लेकिन अब की बार कुछ चीजें बदली हुई हैं, जिसकी तरफ इशारा अभी हमारे पैनलिस्ट कर रहे थे कि एक तो इस बार
विपक्ष बेहद मजबूत है। लगभग आप ये कहें कि बराबर का मुकाबला है, 20-21 का आप कह सकते हैं, इतना मुकाबला है। और इतना ही नहीं, इस बार जो लोग हैं और उसमें खास करके लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, वो ऑलरेडी इतना तैयार है और भारत के उस पूरे नब्ज को पकड़ चुके हैं अपनी दोनों यात्राओं के दरमियान और चुनाव प्रचार के दौरान, कि नरेंद्र मोदी के सामने वो जो बातें रख रहे हैं, वो जिन मुद्दों को पेश कर रहे हैं, वो असल में जनता का दर्द है, देश का दर्द है, लोगों की अपेक्षाएं हैं, लोगों की अनसुनी जो की गई अपेक्षाएं हैं वो है। तो ऐसे में आप अब उस पूरे भाषण से, कि जिसमें एक अकेला सब पर भारी और मोदी और इसके अलावा और कुछ नहीं, आप केवल रेडियो पर जो मन की बात करते हैं वो भी एक एजेंडा होता है, लेकिन अब पार्लियामेंट के भीतर आपका एजेंडा नहीं चलने वाला। अब एजेंडा वो चलेगा जो विपक्ष सेट करेगा, जो इस देश का असली एजेंडा है वो चलेगा। और तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही, जिसको हम लोग एक मुहावरे में कहते हैं कि सिर उलाते ही मोड़े पड़ना, तो सिर मुड़ाते ही जो ओले पड़े हैं, आपने देखा कि जैसे ही शपथ ली मोदी जी ने, कश्मीर में आतंकी हमले चल रहे थे, इधर नक्सल की घुसपैठ भी, नक्सलियों का एक हमला हुआ, इधर बारिश शुरू हुई तो यहां सारे आपके टीन टप्पड़ उखड़ गए, आपका एयरपोर्ट से लेकर के और वो सारी चीजें। अयोध्या का क्या हुआ, इसको तो दुनिया देख रही होगी तो हंस रही होगी। आपने हजारों करोड़ रुपया पानी की तरह बहा दिया। इतना भ्रष्टाचार मुझे लगता है कि अब तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। नौजवानों की आपको कतई परवाह नहीं है, और किसान तो मर भी जाए तो भी चिंता नहीं। दलितों का तो रोज जो हो रहा है, 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में पिटाई की घटना, उड़ीसा में और दूसरी जगहों पर अल्पसंख्यकों की लिंचिंग की घटना है। अपने आप को विश्व गुरु कहने वाली ये सरकार मानवाधिकारों को लेकर के कितना बड़े कटघरे में खड़ी हुई है। इसके अलावा आप भले ही 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ लें, दिन में 4 बार पोशाक बदल लें, लेकिन कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि जहां नौजवान बच्चे बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं कोई भूख की वजह से मर जा रहा है। ये दिखाता है कि देश के हालात ठीक नहीं। और राहुल गांधी उन्हीं मुद्दों पर बात कर रहे हैं। खड़गे साहब आइडियोलॉजिकल अटैक कर रहे हैं कि इस देश में जो आरएसएस अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहता है, वो कोरोना काल में कहां गायब हो जाता है, उसकी सारी सामाजिक सक्रियता वो क्यों गायब हो जाती है, वो क्या कर रहे हैं, वो कौन है। तो ये जो मुद्दे हैं, और जिस तरह से आपने पार्लियामेंट के भीतर किसी सांसद को कितने अपमानजनक शब्द कहे कि यहां पे हम लोग दोहरा भी नहीं सकते, इस बार वो नहीं है, लेकिन उसी पार्लियामेंट के भीतर हो रहा था। ओम बिरला उस समय भी थे और ठहाके लगाए जा रहे थे बेशर्मी के साथ। आज राहुल गांधी जब बात कर रहे हैं, जवाब तो है नहीं आपके पास, ना राहुल गांधी की फिलॉसफी का जवाब, ना उनके हिंदू होने का जो अर्थ है उस पर आपका कोई जवाब है। आप जिस भाषा में बात करते हैं, हिंसक तरीके से बात करते हैं, उस पर अगर कहा जाएगा तो तोहमत आप पूरे समाज पर लगा देंगे। लेकिन बुशरा जी, जो सबसे बड़ा परिवर्तन है कि आज लोगों ने राहुल गांधी को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है और नरेंद्र मोदी को लोग दूसरे ढंग से लेते हैं। आज भले ही मजाक उड़ाए नरेंद्र मोदी की, भाई लीडर ऑफ अपोजिशन को हमें गंभीरता से लेना चाहिए, आप लें चाहे ना लें, इस देश की जनता तो गंभीरता से ले रही। और उत्तर प्रदेश में जहां मैं बैठा हूं, वहां तो 36% लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री होना चाहिए और राहुल गांधी को होना चाहिए, और नरेंद्र मोदी को केवल 32%। तो लोकप्रियता कहां चली गई है नरेंद्र मोदी की रसातल में। मोदी कल्ट, मोदी ब्रांड धराशाही हो चुका है, और आप इस समय लोगों की निराशा के केंद्र हैं।
और राहुल गांधी एक उभरते हुए उम्मीदों का बहुत बड़ा स्टार। ऐसे में आपका मुकाबला करना, सामना करना आसान नहीं है और राहुल गांधी के सवालों के जवाब देना भी आसान नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की जो वॉइस जा रही है वो लोगों तक पहुंच रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी फंस रही है। जी बिल्कुल, पूरी तरीके से फंस गई है। और हेमंत जी ये भी देखें कि ना सिर्फ राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा जो एक बार फिर से चुनकर आई हैं, हमने देखा कि जैसे ही उनका भाषण शुरू होता है नरेंद्र मोदी वहां से जाने लगते हैं और वो कहती हैं कि भाई आप एक बार नहीं दो बार मेरे क्षेत्र में आप वहां पर आए थे, डरिए मत, रुक जाइए, सुन लीजिए, थोड़ा सा तो सुन लीजिए। ये जो हिम्मत आई है, ये जो विपक्ष के नेताओं में एक हिम्मत आई है, क्योंकि उनके पास नंबर है, क्योंकि उनको ये पता है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे को लोगों ने नकारा है। अगर ऐसा नहीं होता तो पूरी ताकत लगाने के बावजूद 1.5 लाख से तकरीबन 1.5 लाख से नहीं वो जीतते, या फिर अयोध्या जैसी सीट से वो नहीं हारते। जो उनके विकास के जो उन्होंने झूठे दावे किए थे उसकी कलई तो सब जगह से खुली रही है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो खुद अयोध्या है। लेकिन विपक्ष के नेताओं का वो जोश, विपक्ष के नेताओं का वो कॉन्फिडेंस कि मोदी मोदी की जगह राहुल राहुल के नारे, नंबर उधर ज्यादा है, नंबर इधर कम है, इसीलिए विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन उस ज्यादा नंबर पर कम नंबर वाले हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। उनको जैसे ही वो उठ खड़े होते हैं, इस तरह के जवाब उनकी तरफ से आ रहे हैं कि वहां से कुछ कहते नहीं बन रहा है। शोर शराबे का मतलब जवाब नहीं होता है, तथ्यों की बात की जा रही है, तथ्यों से जवाब दीजिए, और वो सब कुछ तो वहां पर नहीं हो रहा था। तो ये समझ में आ गया है कि पहले ही सेशन से, इन चंद दिनों में ही, कि नरेंद्र मोदी के आगे आने वाले दिन कितने दुश्वारी भरे, कितने तकलीफ भरे होने जा रहे हैं, क्योंकि अब उनको वो बिल्कुल इजी स्केप तो नहीं मिलने वाला है। जहां आपने कहा कह के निकल लिए, ताली बजवाई, मोदी मोदी हुआ, आपने मजाक उड़ाया, अपनी वाहवाही लूटी और अब आप निकल लिए। अभी तक भी वैसे ऐसे ही हो रहा था, चाहे वो ओम बिरला का चयन हो उसके बाद, या फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, अभी भी यही हो रहा था। आज उनको पता चला होगा कि सदन दरअसल चलता कैसे है। जी पहली बार मुझे जो अपने जो चेयर है, खासतौर पर जो अपने ओम बिरला साहब है, उनको मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो ऐसा महसूस कर रहे अपने आप को। बार बार कभी राजनाथ सिंह उठकर कह रहे थे, कभी अमित शाह कुछ कह रहे थे कि इनको ऐसा कीजिए, इनको ऐसा कीजिए, लीडर ऑपोजिशन को ये कीजिए, और वो इफेक्टिव इंटरवेंशन नहीं कर पा रहे थे। उसका कारण केवल क्या है कि वो निष्पक्ष दिखने की कोशिश करना उनकी मजबूरी है। अब उन्होंने 2 बार ये स्पष्ट किया कि देखिए मेरे पास माइक का कंट्रोलर नहीं होता है, मेरे पास कैमरे का ये कंट्रोलर नहीं होता है। वो अननेसेसरी की बात है। वो अगर वो इस मामले को लेकर सीरियस है तो इसको फिक्स करने में 2 मिनट से ऊपर नहीं लगते। केवल साउंड टेक्नीशियन को ये बताना है कि ये चीज दोबारा नहीं होनी चाहिए और वो हो जाएगा। आपको भी पता है इस बात का। लेकिन उसको करने की बजाय वहां स्पष्टीकरण ये दे रहे हैं कि मेरे पास माइक का कंट्रोलर नहीं है, कैमरे का कंट्रोलर नहीं है। एवरीबडी नोज इट कि ये नहीं है। तो आज कहीं ना कहीं जो ओम बिरला साहब हैं, स्पीकर साहब हैं, वो भी मुझे कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आए। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि जो मोदी जी की प्रोटेक्टिव कवरिंग थी ना, जो एक ऐसे बहुमत की थी कि विपक्ष हिम्मत ही नहीं जुटा पाता था। और जिस तरीके से महुआ मित्रा खड़ी होते ही जाइब ली, जो प्रधानमंत्री जाने लगे कि सर प्लीज मेरा भाषण सुन जाइए, मेरी बात सुन जाइए, आप तो मेरी कंस्टिट्यूंसी में 2 बार आए थे, वो भी एक तरीके से एक कुछ खास चीज कह रही थी और वो कहने का अंदाज सारे देश ने देख लिया। मोदी जी का आज सदन के टाइम अपोजिशन एलओपी के भाषण के दौरान बैठे रहना, 2 बार इंटरवेंशन करना, पूरी फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन का कोशिश करना कि वो इंटरवीन करें, और स्पीकर का बार बार जिस तरीके की इंटरवेंशन थी, टाइमली अनटाइमली, वो बहुत सारी बातें कह रहा है। और वो कह क्या रहा है कि विपक्ष को इस बार शायद उतना मजल सरकार नहीं कर पाएगी जिसकी वो आदी रही है पिछले 10 साल में। और ये आपने पिछली बार क्या देखा था, इस देश के कानून से लेकर के जो तीनों कानून थे, चाहे भारतीय दंड संहिता थी, चाहे न्याय संहिता थी, जो भी तीनों के तीनों, उसको जिस तरीके से सैकड़ों सांसदों को सस्पेंड करके और जिस तरीके से पिछले दरवाजे से पास कराया गया था, या किसान बिलों को जिस तरीके से पास करवाया गया था, एक बात तो बड़ी स्पष्ट आज दिख रही है कि कितनों को सस्पेंड कर देंगे आप। एक लोकलाज भी होती है ना, संख्या बल भी सामने दिखता है। तो इस बार मुझे लगता है कहीं ना कहीं चेयर भी असहाय रहेगी बियॉन्ड ए पॉइंट। वो जो कुछ उनको अपना करना है वो करते रहेंगे, लेकिन जो पिछली बार करते थे वो शायद नहीं हो पाएगा। और इस पूरी बात का श्रेय जाता है इस देश की जनता को।
उन्होंने बेशक तमाम नाकामियों के बावजूद मोदी सरकार को तीसरी बार सरकार बनने का मौका दे दिया, लेकिन उस पर इतना इफेक्टिव चेक दे दिया अपोजिशन की संख्या बल के तौर पे कि सरकार को कदम कदम पर ठिठक कर सोचना पड़ेगा और दिमाग लगाकर, पिछली बार की तरह नहीं होगा कि जो मर्जी आया कर दिया, जिस तरीके से हाँक लिया। इस बार ना वो सदन को हाँक सकते हैं और ना देश को हाँक सकते हैं। कम से कम इस संख्या बल ने आज की कार्रवाई में ये चीज साबित की, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। जी बिल्कुल। और प्रोफेसर रविकांत जी, एक तरफ हम देखें, अगर राज्यसभा की बात करें जहां खड़गे बोले और काफी लंबा बोले, तो वहां पर उन्होंने आरएसएस की, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उस पर उन्होंने एक तरह से बहुत ही तीखा हमला उन्होंने किया। और जब एक तरह से सभापति जी एक तरह से डिफेंस में आए आरएसएस के, तो उन्होंने आक्रामक होकर अपनी बात को दोबारा से कहा और उस मनुवादी सोच के बारे में उन्होंने बात वहां पर रखी। तो ये साफ तौर पर दिखा कि राज्यसभा में जो आरएसएस के, भारतीय जनता पार्टी के जो विचार हैं उस पर हमला किया गया। और अगर हम लोकसभा में देखते हैं तो राहुल गांधी ने जिस तरह से एक तरह से 240 पर बीजेपी सिमटी है, और जो उनकी नीतियां हैं, जिन नीतियों का भुक्तभोगी आम जनता है, उस सब पर उन्होंने हमला किया है, यानी दोनों ही तरफ से। और अभी तो मैं सोच रही थी, अगर प्रियंका गांधी वायनाड से लड़के अगर वो जीत जाती हैं, और अगर वो भी अगर लोकसभा में अगर नजर आई, और सोनिया गांधी तो है ही राज्यसभा में, तो बहुत मुश्किल होने जा रही है आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लिए। और यहाँ पर आप ये भी देखिए कि राहुल गांधी ने ओम बिरला को भी सबक सिखाया। उन्होंने कहा कि जब आपसे हाथ मिलाने के लिए आए प्रधानमंत्री, तो आप आधे झुक गए, आपको झुकना नहीं चाहिए। यहाँ पर अगर कोई चेयर सबसे बड़ी है तो वो आपकी है, तो सीट भी उनको दे दी। और इस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा कि वो चाहते हुए भी ओम बिरला राहुल गांधी को रोक नहीं पाए, क्योंकि संस्कारों से, संस्कृति से तो लोकसभा नहीं चलती है, लोकसभा तो नियमों से चलती है, और वो नियमों का पालन तो उन्हें करना ही होगा। इस बार तो ओम बिरला जी बहुत बुरी तरीके से फंस गए। सामने राहुल गांधी जैसा व्यक्ति, लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो आईना दिखाना उनको जरूरी है। दरअसल उन्होंने स्पीकर बनते ही जिस तरह से एक नहीं होता है कि एक कॉलेज का प्रिंसिपल, वो जो व्यवहार किया था दीपेंद्र हुड्डा के साथ, इसलिए जरूरी भी था। और पिछले दिनों मैं एक चैनल पर था, उसमें ये सवाल पूछा जा रहा था कि राहुल गांधी जिस तरह से आक्रामक हुए हैं, क्या सदन चल पाएगा, और राहुल गांधी को क्या आक्रामक होना चाहिए। मैंने कहा अब राहुल गांधी को कोई रोक भी नहीं सकता है। और ये जो आक्रामक राजनीति है वो किसने सिखाई है, ये संस्कृति किसने डेवलप की है? नरेंद्र मोदी, पूरे बीजेपी ने। आप गालियों की भाषा बोलते हैं, आप सदन में कभी जवाब नहीं देते, आप दूसरे का माइक बंद कर देते हैं, मजाक बनाते हैं, ये सब संसद के भीतर हो रहा था। और जो हिंदुत्व के एग्रेशन की राजनीति की नरेंद्र मोदी ने, वो सामाजिक न्याय की राजनीति का एग्रेशन राहुल गांधी में देखेगा। वो राहुल गांधी हैं जो चुनाव के दरमियान लगातार संविधान लेकर के लोगों के बीच में गए, संविधान बचाने की बात, और ये भी कहा कि इसके लिए बराबर में खड़ा रहूंगा, अगर जान भी देनी पड़ेगी तो अड़ा रहूंगा। वो राहुल गांधी हैं जो डॉक्टर अंबेडकर की उस चेतना के साथ, नेहरू की उस संसदीय परंपराओं के साथ और गांधी के रास्ते पे बढ़ करके वो आज लीडर ऑफ अपोजिशन पहुंचे हैं। और बड़ा अनुभव है राहुल गांधी में। मजाक कोई भी किसी का बना सकता है, उसके लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन राहुल गांधी का अनुभव पार्लियामेंट के भीतर नरेंद्र मोदी से ज्यादा है। वो राहुल गांधी जो 10 साल सरकार में रहे, वो सरकार का क्रिटिसाइज उन्होंने किया, अपनी सरकार का, क्योंकि उनके लिए नीतियां, उनके लिए देश की चिंता ये हमेशा सर्वोपरि रही। और आज जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन है तो वो आईना दिखाएंगे, चाहे उसमें ओम बिरला हो चाहे नरेंद्र मोदी हो। ये वो राहुल गांधी हैं जिन्होंने अपने आप को उन तमाम अपमानजनक भाषाओं से, शब्दों से मुक्त कर लिया। अब आपको जो कहना है वो कहिए कि वो राहुल गांधी जिसको कोई परवाह नहीं है, जिसको न सत्ता की चाहत है, वो केवल इस देश की जनता के दर्द को महसूस करके खड़ा हुआ है। क्या क्या नहीं हुआ चुनाव के दरमियान, कितने प्रहार हुए। और मुझे लगता है कि जब, जिसको हम लोग शायरी की भाषा में कहते हैं कि दर्द जब हद से गुजर जाता है तो फिर दबाव बन जाता है। आप जितना हमला राहुल गांधी पर करेंगे, राहुल गांधी उतना ही ज्यादा उभर करके और निखर करके सामने आ रहे हैं।
और आज मुद्दों पर बात करें, वो व्यक्ति कहीं से डिगता नहीं है। उन्हीं कि अब हिंदुत्व का पाठ उनको पढ़ा रहे हैं जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए, और ये बता रहे हैं पूरे देश को कि जो जिस हिंदू धर्म की ये बात करते हैं वो हिंदू धर्म की वास्तविकता नहीं है। और बुशरा जी, मैं बराबर कहता रहा हूं पिछले 2 से 3 साल से कि हिंदुत्व के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव नहीं जीती। वो एक ऐसा नैरेटिव का डर पैदा करती है जिसके जाल में विपक्ष फंसता रहा है। इसको राहुल गांधी ने समझ लिया, इसलिए अब वैचारिक स्तर पर भी, दार्शनिक स्तर पर भी बताया जाएगा देश को कि असली में हिंदू धर्म क्या है, जिसको लेकर के गांधी पूरे स्वाधीनता आंदोलन में चले और उसी हिंदू धर्म के किसी ठेकेदार ने गांधी की हत्या कर दी। क्या ये हिंदू धर्म है? या जो बराबर जीवन भर समर्पित रहा वो हिंदू धर्म का वास्तविक प्रतिनिधि था? ये राहुल गांधी स्पष्ट कर रहे हैं। दूसरा, खड़गे साहब की आपने बात की। खड़गे साहब पूरे तरीके से एक्सपोज करने के लिए आरएसएस को सक्षम है। दलित लीडर है, बहुत सीनियर, मुझे लगता है कि 80 के ऊपर उनकी उम्र है, और वो रग रग से वाकिफ है। उस कर्नाटक से आते हैं जहां कोस्टल एरिया में आरएसएस का बड़ा गढ़ है वो, और वो इस बात को जानते हैं कि आरएसएस बीजेपी के पीछे हमेशा खड़ा हुआ है। बीच में आ रहा था, नहीं साहब, आरएसएस ने तो नरेंद्र मोदी को कहा कि अहंकार से नहीं चलता है। चुनाव के दरमियान ऐसा लगता था कि आरएसएस अपने आप को बीजेपी से अलग कर रहा है। ये सब ढकोसले हैं, आरएसएस के 100 मुख हैं। नेहरू जी कहते थे कि आरएसएस के लोग अगर ये कहें कि वो उत्तर को जाना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि दक्षिण की तरफ जाएंगे। इस बात को एक्सपोज करना लोगों के सामने कि आरएसएस जो अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहता है वो असल में कर क्या रहा है। सारी मलाई आरएसएस के लोग खा रहे हैं। आपको जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई मोहन भागवत, और आपकी मानसिकता क्या है, आपकी वैचारिकी क्या है? मनुवाद। सीधा स्पष्ट उन्होंने हमला बोला है कि जो मनुवाद के आधार पर जिन्होंने इस देश के राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं किया 40-45 साल तक, जिन्हें राष्ट्रगान से चल रही, जो संविधान को बदलने की मंशा तो उसी समय लेकर के आ गए थे जब संविधान बस पारित हुआ था, लागू भी नहीं हुआ था, जो लगातार संविधान को बदलने की बात करते रहे और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते रहे, उस आरएसएस पर क्यों हमला नहीं होगा, या उस आरएसएस को क्यों बख्शा जाएगा? उसके लिए सबसे सक्षम व्यक्ति खड़गे जी, और इसीलिए खड़गे जी राज्यसभा में ये बात कह रहे हैं। उन्हें कहना भी चाहिए, क्योंकि भाजपा हो या आरएसएस, अब इन दोनों के मुखौटे उतर जाना कि असल में जो सत्ता परक राजनीति ये करते हैं, लोगों को बांट करके, लोगों को गरीब बना करके, लोगों को मूर्ख बना करके, लोगों को बेरोजगार बना करके, किसानों को असहाय बना करके, अल्पसंख्यकों को डरा करके, दलितों को अपमानित करके, महिलाओं की कभी चिंता नहीं करेंगे। ऐसी सरकार को तो खत्म हो जाना चाहिए। इस सरकार का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सोनिया जी ने जो लिखा था द हिंदू में, वो क्या था जी, कि नरेंद्र मोदी को तो कोई नैतिक अधिकार नहीं है सरकार चलाने का, वो हारे हुए हैं, लोगों ने रिजेक्ट किया है, और इसलिए आज जो हुआ ये चलेगा, ये रुकने वाला नहीं है। तो जो कह रहे, जो सवाल पूछ रहे थे हमसे कि आक्रामकता कम हो, बिल्कुल नहीं होने जा रही। आक्रामकता का इलाज आक्रामकता है। नरेंद्र मोदी अगर 20 है तो राहुल गांधी आज 21 है, क्योंकि इन्होंने कभी सीखा ही नहीं। बलमान साहब से मुकाबला इनका किया ही नहीं जा सकता, और वो चीज राहुल गांधी ने अब डेवलप कर ली है कि नहीं, अब जो होना है सो हो, वो पार्लियामेंट के भीतर हो, और विपक्ष तो बाहर भी लड़ने के लिए तैयार है। नीट पर क्या हुआ, लाठियां आपने मारी करता हूं, तो वो जख्म भी सहेंगे, लेकिन आपको एक्सपोज करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये विपक्ष का, समूचे विपक्ष का दिख रहा है मानस, और उसमें 2 बड़ी जो शख्सियतें हैं वो तो पूरे तरीके से तैयार। बुशरा जी बिल्कुल। और ये बता दिया है कि भले ही आपने सरकार बनानी हो, लेकिन इस बार हम आपको चैन से बैठने नहीं देंगे। इस बार आप अपनी मन मर्जी नहीं कर पाएंगे। इस बार आपको जनता के जो मुद्दे हैं उन पर जवाब देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो हम आपको मजबूर करेंगे कि आपको जवाब देना हो, क्योंकि आप उस जनता के प्रति जवाबदेह हैं
जिसने चुनकर आपको भेजा है और एक बार फिर से आप प्रधानमंत्री बने हैं। आप ये रवैया इस तरह का बार बार इख्तियार नहीं कर सकते हैं। ये साफ तौर पर आज मैसेज चला गया। अग्निवीर जैसे मुद्दे पर जिस तरह से राहुल गांधी ने घेरा है और राहुल गांधी ने कहा कि अगर आपको ये पसंद है योजना तो आप अपने पास रखिए, आप उसको चलाइए, लेकिन हम अगर सरकार में आए तो हम उसको उखाड़ फेंकेंगे, हम उसको हटा देंगे। यानी कि हर वर्ग की बात उन्होंने कही है। नीट को लेकर जितने संजीदा नजर आ रहे हैं राहुल गांधी, लगातार एक बार नहीं उन्होंने बार बार आग्रह किया कि इसको लेकर बाकायदा तौर पर एक दिन आप निर्धारित करिए जिस पर बहस हो। पूरे दिन नीट के मामले पर बहस होनी चाहिए ताकि जो युवा हैं उनका भविष्य इस तरह से अधर में ना लटके। बार बार जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं। और हेमंत जी, जो महत्वपूर्ण बातें आज कही राहुल गांधी ने, उनमें से महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको पता है कि ये सरकार किस तरह से सांप्रदायिक मुद्दों से उसने पूरे देश में एक जो खाई पैदा की है। आज राहुल गांधी ने चाहे भगवान शिव की बात करके कि दरअसल उनकी आइडियोलॉजी क्या है वो उन्होंने बताया। कुरान में क्या कहा गया है डरो मत को लेकर वो उन्होंने बताया, और किस तरह से हाथ फैलाकर जो किया जाता है उस मुद्रा की उन्होंने बात की। उन्होंने बाइबल की बात की, उन्होंने ग्रंथ की गुरु ग्रंथ की बात की, उन्होंने सिख समाज की बात की, और उन्होंने अल्पसंख्यक ना कहकर उन्होंने मुसलमान सीधे तौर पर कहा, क्योंकि लगातार घेरा जा रहा था राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को कि जिस तरह से मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है उसको लेकर कुछ कहा नहीं जा रहा है। लेकिन शायद उन्होंने संसद वो प्लेटफॉर्म समझा जहां से सबसे मजबूती से बात को कहा जा सकता था। तो उन्होंने मुसलमानों की बात की, उन्होंने दलितों की बात की, यानी कि हर वंचित वर्ग की बात की। और एक तरह से एक ऐसा आईना धर्म की सियासत पर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को दिखा दिया है कि वो इस सवाल पर सबसे ज्यादा तिल मिलाए हैं। और उठे बाकायदा तौर पर अमित शाह, जब उन्होंने इस्लाम धर्म की बात की कि आप इस पे पूछ लीजिए क्या वाकई में जो आप ये एक्शन कर रहे हैं वो क्या वो मुद्रा वो मानी जाती है या नहीं। तो एक तरह से एक्सप्लेनेशन देते हुए अमित शाह यहाँ पर नजर आए। तो लग रहा है कि हर उस मुद्दे पर जिसकी ठेकेदार ये सरकार बनती रही है, अब उसकी ठेकेदारी खत्म हो गई है, ये लगा आज। नहीं, उस ठेकेदारी को रीस्टेब्लिश करने की कोशिश उसी समय शुरू हो गई। अगर आपने देखा हो, राहुल गांधी 3:45 बजे 3:50 में भाषण देके हटे, और निर्मला सीतारमण का ट्वीट देखिए आप, और उससे पहले प्रधानमंत्री की इंटरवेंशन देखिए आप। राहुल गांधी ने कहा कोट अनकोट कि हिंदू धर्म के नाम पर हिंसा फैलाती है भाजपा, हिंसा फैलाता है आरएसएस, और हिंसा फैलाते हैं मोदी जी, नफरत फैलाते हैं। मोदी जी ने क्या इंटरवेंशन किया कि देखिए पूरे हिंदू समाज को कह रहे हैं। बीजेपी हिंदू समाज कब से हुई? आरएसएस हिंदू समाज की प्रतीक कब से हुई? या मोदी जी कब से हिंदू समाज के ठेकेदार हो गए? तो उस पूरे नैरेटिव को देखिए, मोदी जी और उनका जो पूरा सिस्टम है, जगरनॉट है, जो आईटी सेल है, वो इस मैनिपुलेशन की ही माहिर है, अर्थ का अनर्थ करने की ही माहिर है। चूंकि उनके पास इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं है जो राहुल गांधी ने अपनी तकरीर में उठाए या खड़गे साहब ने उठाए, तो अब उनके पास चारा क्या है? उसकी शुरुआत निर्मला सीतारमण से करवाई है। खुद प्रधानमंत्री ने इनिशिएटिव लिया कि देखिए हिंदू धर्म को बदनाम कर रही है, और उसके बाद वही लाइन लेते हुए निर्मला सीतारमण, और जब हम ये बातचीत खत्म करेंगे तब तक आप देखेंगे कि आईटी सेल इसका क्या बना चुकी होगी, बवाल बना चुकी होगी। वो इनकी एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, क्योंकि धर्म के पीछे कौन छिपता है ये सारा देश जानता है। जब आपके पास डिलीवरी ना हो, जब आपके पास इश्यूज ना हो, जब आपके पास जवाब ना हो, जब आपके पास नैरेटिव ना हो, जब आपके पास विजन ना हो, तो आप क्या करते हैं? फिर आप मिसअप्रोप्रिएट करते हैं, मिसलीड करते हैं, जो लगातार 10-12 साल से ये करते आए हैं। मोदी जी 2014 में अच्छे दिन से, कहाँ है अच्छे दिन? 2019 में पुलवामा के राष्ट्रवाद, वो राष्ट्रवाद सारा दिख रहा है लद्दाख में, चाइना ने दिखा दिया इनका सब सारा राष्ट्रवाद। चाइना का नाम नहीं निकलता मुंह से, लद्दाख का नाम नहीं निकलता मुंह से, मणिपुर का नाम नहीं निकलता मुंह से। तो जितने भी मोदी जी के जो मिथक गढ़े गए थे, 56 इंची सीना, मजबूत प्रधानमंत्री, ये पता नहीं क्या क्या, वो एक एक चीज आज उधेड़ के जनता के सामने रख दी गई। और ये केवल शुरुआत है बुशरा जी, ये अंत नहीं, ये शुरुआत है, बड़ी इफेक्टिव शुरुआत है। और देखिए इनके पास मीडिया का जो बल है वो अभी तक हिंदुस्तान में नहीं देखा गया। 10 साल से अगर ये राज चला रहे हैं तो दो ही चीजें चला रहे हैं, एक तो डर से और दूसरा मीडिया से। मीडिया की जुगलबंदी, मीडिया की जो भी कीर्तन मंडली है वो शुरू हो जाएगी। देखिए राहुल गांधी कंप्लीटली मिस अप्रोप्रिएट करेगी। अब ये अपोजिशन को देखना है कि वो अपने नैरेटिव पे कैसे स्टिक करती है। आज उन्होंने एक्सपोज कर दिया, देयर इज नो डाउट, लेकिन इस नैरेटिव को बिल्ड करके रखना है।
3 कानून आज से लागू हुए हैं नए, आईपीसी नहीं लागू हुई है दंड संहिता के नाम से, और सारा वो एक ऐसा इशू है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है और उसके खतरनाक परिणाम सामने आने वाले हैं पूरे देश के सामने, चाहे वो मानवाधिकार का मसला हो, चाहे तमाम ऐसी चीजें हो, चाहे उसकी इफेक्टिविटी हो, चाहे उसकी इंप्लीमेंटेशन हो। ये सारे वो मसले हैं जिन पे अपोजिशन को लगातार आक्रामक रुख अपना करके जनता के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनके सारे परिणाम आने वाले हैं। और किसी भी मसले पर आपने देखा होगा पिछले 10 साल में, चाहे वो नोटबंदी थी, चाहे कोई भी इशू था, जो कुछ राहुल गांधी ने कहा वो उसके बाद उसका फॉल आउट वही हुआ जो उन्होंने बताया था। तो अब वो समय है कि इस नैरेटिव को छोड़ना नहीं है। बीजेपी इससे भागेगी। कल प्रधानमंत्री का जवाब आप देखिएगा, उसमें भावुकता होगी, उसमें तमाम चीजें होंगी, उसमें गरीब कल्याण होगा, लेकिन अडानी का नाम नहीं होगा, किसी नीति का जिक्र नहीं होगा, अग्निवीर का नाम नहीं होगा। राजनाथ जी आज कह रहे थे अग्निवीर को लेकर, अगर इतनी अच्छी योजना है तो उन्होंने चुनाव में मांगा क्यों नहीं वोट उसके नाम पे? युवाओं से कनेक्ट करते ना उस पर। तो ये सरकार बेसिकली दे हैव लॉस्ट देयर नैरेटिव एक्चुअली, और उस नैरेटिव को विपक्ष ने हड़प लिया है। अब उसको अपने अल्टरनेट मीडिया के जरिए वो इसको कितना चला करके सरकार को मैट पे ला सकते हैं, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा बुशरा जी। बाकी मोदी जी आज रिसीविंग एंड पे हैं और आने वाले टाइम में उनकी राह आसान नहीं है, ये आप निश्चित मान के चलिए। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो राहुल गांधी बोले हैं, महुआ मोइत्रा को हम सुन रहे थे, अभी तो विपक्ष के नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जिनको बोलना है, और जो बहुत बेहतरीन वक्ता माने जाते हैं, जो एक बार फिर से चुनकर आए हैं। और अभी तो आप ये देखिए कि जो पहली बार चुनकर आए हैं उनको भी सुनना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अभी तो अखिलेश यादव को भी बोलना है, अभी तो ऐसे नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जिनको बोलना है। अभी तो सिर्फ राहुल गांधी बोले हैं क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, और उसी से ही पूरी सरकार बौखला गई है, पूरी की जो पूरा मंत्रिमंडल है वो एक तरह से बौखला गया है। और जैसा वो हमेशा से करते आए हैं कि उस पूरी बात में से जहां पर नीतियों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर सरकार को घेरा जा रहा है, कैसे उसको डाइवर्ट करके उसको मोदी सेंट्रिक और धर्म सेंट्रिक बनाया जाए, और ये कहा जाए कि देखिए ये राहुल गांधी जो है ये धर्म विरोधी है, ये विपक्ष जो है वो धर्म विरोधी है, ये देश विरोधी है, यही तो करते आए हैं। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव काम करता तो 240 पर वो नहीं सिमटते और 234 विपक्ष को नहीं आते और इंडिया गठबंधन इतना मजबूत नहीं होता, और 43 सीटें तमाम हम कहें कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद भी 43 उत्तर प्रदेश में आई है इंडिया गठबंधन की, ऐसा नहीं होता। आखिरी सवाल मेरा आपसे प्रोफेसर रविकांत जी, जैसा हेमंत जी कहते हैं कि मीडिया को सुपारी अब तक दे दी गई होगी, और आज शाम जितनी भी बहस की जाएंगी उस बहस का केंद्र जो है वो होगा कि कैसे हिंदू विरोधी हैं राहुल गांधी, यही कहा गया होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उठकर ऐसे ही इंटरव्यू नहीं किया था, वो एक मैसेजिंग थी, वो मैसेजिंग थी अपने आईटी सेल को, वो मैसेजिंग थी अपने नेताओं को, वो मैसेजिंग थी अपने सो कॉल्ड गोदी मीडिया जो भी कहे उस मीडिया को। तो अब आपको लग रहा है अगर ये सब कुछ किया जाएगा, क्या ये काम करता हुआ नजर आएगा? और अगर ऐसा होता कि मीडिया का और ये सारा नैरेटिव अगर काम कर रहा होता तो ये हालत नहीं होती भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की जो अब है। देखिए बुशरा जी, डेफिनेटली ये सब होगा, वो काम पर लगे जाएंगे। कुछ तो अपने मन से लग जाते हैं, कुछ लोगों को वो मैसेज होता है कि आपको क्या करना है, कुछ तो दिमागी रूप से वो मानसिक रूप से, हाँ डेफिनेटली वो हो चुका होगा। लेकिन समस्या ये है कि ये जो गोदी मीडिया है ये सिर्फ स्वामी भक्त ही नहीं है, ये बिजनेस भी करता है। अब समस्या ये है कि इस समय नरेंद्र मोदी को कोई देखना नहीं चाहता। राहुल गांधी को अगर आप ये कहते हैं कि वो हिंदू विरोधी हैं तो टीआरपी नहीं मिलेगी। अब करना तो है ही, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि आप 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद इन लोगों का यूट्यूब पर व्यूअर्स की संख्या देख लीजिएगा कि कितनी है, और जहां राहुल गांधी को दिखाया जा रहा होगा वहां आप व्यूअर्स की संख्या देख लीजिएगा। तो हालात तो ये है कि न तो आपका नैरेटिव चल रहा है। राहुल गांधी के साथ जो सबसे बड़ी चीज है आज की तारीख में, जो अब मोदी जी के पास खत्म हो चुकी है, वो है कि राहुल गांधी का नैरेटिव भी चल रहा है और क्रेडिबिलिटी भी उन्होंने वो हासिल की है। और इसलिए लोग आज मान ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी चीज कि लोगों को मालूम है कि राहुल गांधी किस चीज के लिए खड़े।
जिन्होंने राहुल गांधी को पप्पू, मूर्ख, न जाने क्या क्या कहा था, 10 साल में इस देश के लोगों ने देखा, जो इसकी तरफ अभी हेमंत जी बात कर रहे थे कि राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी से ये नुकसान होगा, वो हुआ। राहुल गांधी ने कोरोना काल से लेकर के और जीएसटी तक की बात की, वो सारी चीजें हुई। इकोनॉमी इससे गड़बड़ होगी, असमानता बढ़ेगी, गरीबों की संख्या बढ़ेगी, ये हुआ। दलितों के साथ आप क्या कर रहे हैं, माइनॉरिटी के साथ आप क्या कर रहे हैं, आप नफरत फैला रहे हैं, वो हो रहा था। और उससे देश नहीं बनता है। लेकिन जिसके डीएनए में देश बनाना ही ना हो, अब एक नहीं 4 राहुल गांधी लग जाए, लेकिन वो तो न नरेंद्र मोदी को बदल सकते हैं, ना आरएसएस को बदल सकते हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी जहां जिनकी बात कर रहे हैं, उनके भीतर क्या बदलाव आया है 10 साल में? डेफिनेटली आया। और इसलिए मैंने कहा कि आज सर्वाधिक क्रेडिबिलिटी अगर किसी एक शख्स की है राजनीति में, तो वो नरेंद्र मोदी नहीं है, राहुल गांधी है। तो वो आईटी सेल सब करेगा, लेकिन लोग उसे नहीं देखेंगे, लोगों को भरोसा ही नहीं होगा। और लोग एक बहुत चुनिंदा लोग हैं जिनके भीतर है ये कि जो धर्म की बात को सुनना चाहते हैं, उनको मजा आएगा। लेकिन अब इस देश के लोग रोजगार चाहते हैं। जो नौजवान है उसे अग्निवीर नहीं चाहिए, उसको पूरी नौकरी चाहिए। जो इस समय अभी नीट का इतना बड़ा 24 लाख विद्यार्थी इससे ऊपर ही थे, बेचारे सफर कर रहे थे, राहुल गांधी उनसे मिल। राहुल गांधी ने अपने आप को कब अब लीडर स्थापित किया? राहुल गांधी लोगों के बीच में वो जनता के जुड़े हुए मुद्दों को उठाने वाला व्यक्ति बन गया है, एक सामान्य व्यक्ति बन गया है। जिसके परिवार में 3-3 लोग, 2 लोग, 2 तो प्रधानमंत्री आतंकवाद का शिकार हुए हों, वो व्यक्ति किसी सिक्योरिटी की चिंता नहीं करता है, लोगों के बीच में बैठ करके उनकी बात करता है। तो जो क्रेडिबिलिटी हासिल की है, मेरे पूरे कहने का मतलब ये, उससे लोग अब नरेंद्र मोदी पर भरोसा ही नहीं करते। अच्छे दिन लोग हंस देते हैं कि काहे के अच्छे दिन। तो 15 लाख, तो लोग क्या करेंगे? अब आप किसी को बोल दीजिए 15 लाख आए, तो वो क्या कहेगा, आप समझ सकते हैं। और राहुल गांधी ने जो बात कही, आप एक कह के देख लीजिए, लोग रुक करके बात करते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिन्होंने हिंदुत्व का गढ़ बना दिया था, वहां राहुल गांधी की अद्भुत लोकप्रियता है। दलितों में, मुसलमानों में, अति पिछड़ों में, इन 3 समाज में तो कोई दूसरा नेता है ही नहीं। और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश तो नब्ज है, ये पूरे देश का हाल होगा, लेकिन जहां मैं बैठा हूं मैं उसी की बात पूरे भरोसे के साथ कहूं। तो ये इन हालातों में अब कोई टीआरपी काम नहीं करने वाला है। हाँ, वो होंगे, वो सब होंगे, लेकिन व्यूवरशिप उतनी नहीं होगी। लोग वो देखना चाहेंगे जो राहुल गांधी बोल रहे हैं। नीट का सवाल, रोजगार का सवाल, अग्निवीर का सवाल, इन पर, और आरएसएस जो करता है उसको एक्सपोज करने का सवाल, नरेंद्र मोदी पर जो हमले हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी जितने बेबस और लाचार नजर आएंगे राहुल गांधी के सामने, लोगों को उतनी ही प्रसन्नता होगी, क्योंकि बहुत दुख दिया है। अब वो लोग उस तरह से देखना चाहते हैं कि एक ही आदमी है जो भरी संसद में, वो जो आज लोगों ने बीच में WWF का भी आनंद लिया ना, तो कुछ ऐसे भी हो गए। वैसे भी ये सामंती समाज था ही। अब कुछ लोग, मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में एक जमाने में सुपर डुपर हिट होती थी, आजकल ये अब एनिमल जैसी फिल्म चली है, सुपर हिट हुई। समझ सकते हैं कि लोगों के भीतर क्या कितना गुस्सा है। ये एग्रेशन को दिखाता है ना, इस समाज के भीतर के गुस्से को दिखाता है। और जब राहुल गांधी वो कर रहे हैं और मोदी बेबस लाचार नजर आए, तो लोगों को एक आप कहें कि शांति मिल रही है और उम्मीद मिल रही है कि हो सकता है कि अब कुछ बदलाव। तो ये बदली हुई राजनीति है, बदला हुआ मैयार है, बदली हुई सरकार है, और बदला हुआ विपक्ष है, बदले हुए हमले हैं। अब इसका सामना मोदी जी कैसे करें, सवाल अब ये रह गया।
जी, बिल्कुल। सामना कैसे करेंगे क्योंकि उन्हें तो आदत ही नहीं है, ना आदत उन्हें जवाब देने की है, ना ही आदत उन्हें संवाद की है, ना ही आदत उन्हें कोalition गवर्नमेंट चलाने की है। आदत तो उन्हें किसी बात की भी नहीं है, आदत तो उन्हें सिर्फ़ एक तरफ़ा मन की बात करने की है। आदत तो उन्हें सिर्फ़ इवेंट में अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने की है कि कैसे उनके आस-पास बस इवेंट्स होते रहें, उसमें मोदी, मोदी होता रहे, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, बस मोदी, मोदी और मोदी। तो अभी उनको ये पता चल रहा है कि जो उन्होंने एक बार फिर से तीसरी बार जब उनकी सरकार बनी है, तो कैसे घुटनों पर विपक्ष उनको लाने जा रहा है और कैसे नाको चने चबवाने जा रहा है, वो आज उनको पता चल गया होगा। जी, हेमंत जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? बस एक छोटी सी बात मैं कह रहा था, प्रोफेसर साहब सहमत होंगे शायद। मैं इस पूरी जो राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो सारी भाव भंगिमाओं को भी ऑब्जर्व कर रहा था। जब राहुल गांधी ने अयोध्या का जिक्र किया, अगर आपने ध्यान से देखा हो कि अयोध्या के अंदर क्या क्या हुआ, तो नरेंद्र मोदी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि इन्होंने यहाँ पर सर्वे भी कराया और इनकी इच्छा थी कि ये 2 बार, अयोध्या आ हाँ। जाए। और जब उन्होंने हुँ। कहा कि सर्वे वालों ने बताया कि यहाँ आ मत जाना, तो उस टाइम प्रधानमंत्री की भाव भंगिमा देखने की थी। और फिर उन्होंने जब वाराणसी को लेकर के जाइब कहा कि आप वहां से बाल बाल बचकर निकले, तो ये कुछ कह रहा है। आज प्रधानमंत्री पहली बार अनप्रोटेक्टेड दिखे, डिफेंसिव दिखे, एक तरीके से एक्सपोज्ड दिखे अपनी वल्नरेबिलिटीज के प्रति। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने वहीं पे हिट किया जहां सबसे ज्यादा पीड़ा थी। चाहे वो अयोध्या की, उन्होंने क्या क्या कहा कि अयोध्या के नाम पर चुनाव लड़ते हैं उन किसानों की जिनकी जमीनें ली गई उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला। ये बात कौन कह सकता है बुशरा जी, आप दोनों सहमत होंगे। ये बात वो व्यक्ति कह सकता है जो जमीन से जुड़ा हुआ है, मोदी को तो इस बात का पता भी नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि इतनी दुकानें तोड़ दी गई, इतने घर तोड़ दिए गए, वो बहुत बड़ी बात है। और वो पूरे हिंदू समाज को भी एक मैसेज है, क्योंकि आपको याद होगा शंकराचार्य जी ने क्या कहा था जब उस बनारस की बात आई थी कि बनारस में इतने मंदिरों के अंदर रखी इतनी प्रतिमाओं को यूं तोड़ दिया गया। उन सारी चीजों का कुल जमा है ये जो आज भाजपा देख रही है, जो उनके अपने कारनामे हैं कि हिंदू के नाम पर वो करते हैं। जो मूर्तियां थी पुराने प्राचीन मंदिरों की, वो कैसे पड़ी हुई थी एक तरीके से, तब शंकराचार्य जी ने आपत्ति की थी। आज राहुल गांधी ने उन्हीं जख्मों को फिर से कुरेद दिया और जो हिंदू का ठेका था इनका, उसको बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज कर दिया। चाहे वो राम मंदिर के टपकने का सवाल हो, राम मंदिर की जमीन एक्विजिशन का सवाल हो, चाहे विकास के नाम पर विनाश का सवाल हो, लोगों की जमीनें हड़पने का मामला हो, वो सारी चीजें जो उत्तर प्रदेश की जनता के जहन में फिर से ताजा हो गई। और प्रधानमंत्री की ये बात कितनों को पता थी कि अयोध्या में भी चुनाव लड़ना चाहते थे, वो उन्होंने सर्वे कराया था। तो जितनी भी चीजें थी वो आज सारी की सारी उधेड़ के रख दी गई है, सारी बकियां उधेड़ दी गई है। और यही मोदी की आज के बाद बड़ी चिंता होगी कि अब तक वो जिस आवरण में रहते थे वो आवरण एक्सपोज हो गया है। और जब आपकी जी। वल्नरेबिलिटीज एक्सपोज हो जाती हैं तो आपकी डिफेंस ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाती है। आज वो पूरे देश ने सदन के अंदर देखा। बिल्कुल, और अब देखना होगा अपने डिफेंस में किस-किस को लेकर आते हैं नरेंद्र मोदी और कैसे जवाब जब वो देते हैं तो किन-किन बातों का वो जवाब दे पाएँगे और कैसे वो जवाब देंगे, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि तथ्यों पर बात मैं बार-बार कह रही हूँ क्योंकि तथ्यों पर आधारित बात करने की उनकी आदत ही नहीं है और उनको तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना महिमा मंडन करना आता है, तो वो क्या जवाब देंगे राहुल गांधी की उन तमाम बातों का, ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि बदले-बदले से तमाम नज़ारे हैं, उन बदले नज़ारों में कैसे पूरे नरेंद्र मोदी का हाव-भाव, उनकी तमाम बॉडी लैंग्वेज सब कुछ कैसा बदला हुआ नज़र आ रहा है, वो सब आज हमने देखा और आज पता चल गया कि अगर मजबूत विपक्ष हो, मजबूत नेता प्रतिपक्ष हो, तो क्या कुछ सदन में हो सकता है और कैसे नरेंद्र मोदी जी जैसे चेहरे को भी कैसे एक तरह से पानी-पानी किया जा सकता है, वो आज हमने देखा। बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।